हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि 2025 में फेसबुक एड की कैंपेन स्ट्रेटजी क्या है जो मैं फॉलो कर रहा हूं, जिसको यूज करके हमने एड अकाउंट को 0 से अप टू 53,000 पर डे तक स्केल किया है। क्या है वो कैंपेन स्ट्रेटजी, क्या है वो कैंपेन स्ट्रक्चर, किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं सब कुछ एक तरह से बहुत ही मिनिमलिस्टिक रख के हम उसको स्केल करते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं एड अकाउंट को, जिसके थ्रू हमारी स्केलिंग बहुत ईजी हो जाती है। इस वीडियो में आज वही बताऊंगा कि वो क्या है प्रोसेस, और उसके पीछे के लॉजिकल रीजंस भी बताऊंगा। ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि हम जो फॉलो करते हैं वो सीबीओ स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। 2025 में सीबीओ इज द फ्यूचर। मुझे लगता है जितना आप मेटा के हाथ में कंट्रोल दे दोगे, मेटा उतना बेहतर परफॉर्म करता है स्केल पे। सो सीबीओ, क्योंकि मेटा ही डिसीजंस लेता है। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि सीबीओ के साथ हम जो करते हैं वो हम करते हैं ओपन, या फिर आप बोल सकते हो ब्रॉड टारगेटिंग। तो हम कोई भी इंटरेस्ट चूज नहीं करते हैं। हाँ, हम डेमोग्राफिकली टारगेटिंग कभी कभी नैरो कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लोकल बिजनेस है, ब्रिक एंड मोटार है, जिसको एक स्पेसिफिक ही लोकेशन पे ही एड्स रन करनी है, तो उसको ओपन टारगेटिंग नहीं कर सकते। तो उन केसेस में, ऐसे केसेस में हम डेमोग्राफिकली थोड़ी सी इंटरेस्ट, हम थोड़ा सा टारगेटिंग को एडजस्ट करते हैं। कभी कभी कोई बिजनेस ऐसा होता है कि यार मुझे सिर्फ ओल्ड एज लोगों को बेचना है, कोई इंश्योरेंस प्लान है फॉर एग्जांपल, या मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक एज ब्रैकेट ऑफ ऑडियंस को सेल करना है, तो उन केसेस में हम डेमोग्राफिकली एडजस्ट करते हैं टारगेटिंग। अदरवाइज हम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट टारगेटिंग हम नहीं करते हैं, जीरो। और वो इसलिए बिकॉज समझो कि आप एक काम करो, एड्स मैनेजर में जाओ। ठीक है। एड्स मैनेजर में जाओ, ऑडियंसेस के अंदर, और क्रिएट करो कस्टम ऑडियंस। जब ये ऑडियंस, एक सेव्ड ऑडियंस बनाओ। ठीक है। जब ये आप ऑडियंस क्रिएट करोगे, कोई भी एक निच अपने पसंद की सिलेक्ट करो, एक कस्टम वो ऑडियंस सेव कर लो। ठीक है। फिर सेम स्टेप करो, एक दूसरी ऑडियंस बनाओ, कोई भी एक निच सिलेक्ट कर लो, कोई भी इंटरेस्ट रैंडमली। फिर उन दोनों सेव्ड ऑडियंस को सिलेक्ट करो और उनके बीच में ऑडियंस ओवरलैप चेक करो। डोंट बी शॉक्ड कि अगर आपको 70, 80, 90% से ज्यादा ओवरलैप दिखे तो ऑडियंस ओवरलैप, जिसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट टारगेटिंग करके चांसेस बहुत हाई है कि यू माइट एंड अप रीचिंग द सेम पर्सन। कहने का मतलब ये है कि जब हम इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं तो ऑडियंस ओवरलैप होती है, और ऑडियंस ओवरलैप होने की वजह से ऑक्शन ओवरलैप होती है, और मेटा एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसका एक और लॉजिकल रीजन ये है कि समझो कि रोहन एक इंडिविजुअल है। रोहन आज फेसबुक एड्स के कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो वो उसके अराउंड चीजें सर्च कर रहा है, उसके अराउंड जो कंटेंट है मेटा इकोसिस्टम में, उसको कंज्यूम कर रहा है और उससे रिलेट कर रहा है, उससे एंगेज कर रहा है। तो मेटा उसको वैसा ही सिमिलर कंटेंट दिखा रहा है। साथ ही साथ रोहन, सेम इंडिविजुअल, प्रोटीन पाउडर में भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने अभी अभी बॉडी बिल्डिंग शुरू करी है, तो उसको प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट भी कंज्यूम करना है, उसके फिटनेस कोच ने उसको बोला है। तो वो उसके अराउंड भी चीजें सर्च कर रहा है, अमेजोन पे सर्च कर रहा है, इधर उधर सर्च कर रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है, यूट्यूब पे सर्च कर रहा है। तो रोहन, सेम इंडिविजुअल, एक फिटनेस ब्रांड या हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड के लिए भी आइडियल प्रॉस्पेक्ट है, एंड फेसबुक एड्स कोर्स जो सेल कर रहा है या कोचिंग प्रोग्राम जो सिखा रहे हैं, उनके लिए भी एक आइडियल प्रॉस्पेक्ट है। दोनों अलग अलग बिजनेसेस के लिए सेम इंडिविजुअल आइडियल प्रॉस्पेक्ट है। मेटा है ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म। ऑक्शन में जीतने के लिए लोग बिड्स करते हैं, ऑटो बिड्स होती हैं। आप मैनुअल करो या ऑटो करो, जो भी करो, करो या ना करो, होती बिडिंग ही है। जब आप बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो दोनों ब्रांड्स, मतलब एक फिटनेस हेल्थ सप्लीमेंट वाला ब्रांड एंड साथ ही साथ एक फेसबुक एड्स कोचिंग प्रोग्राम वाला ब्रांड, या जो भी वो इंसान वो सिखा रहा है, वो सेम रोहन इंडिव के लिए ही बिड कर रहे हैं, क्योंकि रोहन तो दोनों में इंटरेस्टेड है। समझे? सो जिससे कॉस्ट, वेदर आपके निच में कंपटीशन है या नहीं है, कॉस्ट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड दिस इज द रीजन वाई जब आप ऑडियंस ओवरलैप चेक करोगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि इवन दो आप डिफरेंट निचेस को सिलेक्ट करोगे, डिफरेंट इंटरेस्ट को, पर आपको फिर भी ऑडियंस ओवरलैप दिखाई देगा, जिसका मतलब ऑक्शन ओवरलैप, जिसका मतलब कॉस्ट ज्यादा। इसीलिए इंटरेस्ट टारगेटिंग जैसा वेरिएबल जो है, हम उसको हटा ही देते हैं जड़ से। हम सोचते ही नहीं है कि वो मेरा रीजन हो सकता है। अगर मेरी एड्स काम नहीं करी या कुछ नहीं हुआ तो मैं ये नहीं सोचता कि वो रीजन है। मैं ये समझ जाता हूँ कि या तो ऑफर बढ़िया नहीं है, प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। मैं उसी डायरेक्शन में काम करता हूँ, बिकॉज मैंने इतनी बार ये गलतियां कर दी हैं कि मुझे पता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इन कुछ रीजंस की वजह से हम ओपन, या बोल सकते हो ब्रॉड टारगेटिंग करते हैं। ठीक है। हम सिर्फ
वन कैंपेन मेथड फॉलो करते हैं, वन कैंपेन प्रोसेस, वन कैंपेन स्ट्रक्चर, जिसमें हम एक कैंपेन होता है, उसके अंदर एक मास्टर एसेट होता है, उस मास्टर एसेट में हम विनिंग एड्स को स्टैक करते रहते हैं। अभी तक मैंने यही किया है। हाँ, मैं इसका एक नया वेरिएशन टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ इधर उधर चीज़ों की, लेकिन अभी तक और कुछ इससे बेटर काम नहीं कर रहा है। तो आज भी वही कर रहा हूँ, पिछले 2 साल हो गए हैं लगभग यही करता आया हूँ और यही कर रहा हूँ आज भी, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। हम विनिंग एड्स टेस्ट करते रहते हैं और स्टैक करते रहते हैं इस मास्टर एसेट के अंदर। अब बात करते हैं ये जो मास्टर एसेट है इसके अंदर विनिंग एड्स स्टैक कैसे की जाती हैं और टेस्ट कैसे की जाती हैं क्रिएटिव्स, नए एड मार्केटिंग एंगल्स वगैरह। तो ये भी समझा देता हूँ हम क्या करते हैं। क्योंकि ये सीबीओ स्ट्रैटेजी है, तो हम जब भी क्रिएटिव टेस्टिंग लॉन्च करते हैं, हम मोस्टली, अब पहले मैं अलग चीज करता था लेकिन अब काफी टाइम से हम यही फॉलो कर रहे हैं कि हम उसी कैंपेन के अंदर क्रिएटिव टेस्टिंग लॉन्च करते हैं। तो जब हम एक एड सेट बनाते हैं नए एड क्रिएटिव का, उसकी 3 वेरिएशंस सेम क्रिएटिव के डाल देते हैं उसके अंदर, उसको टेस्ट करते हैं। जब उसको 10 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूट हो जाते हैं उस एड सेट पे विद इन आवर टारगेट सीपीए, तब हम उसको डिक्लेयर करते हैं विनर, और फिर हम जो भी उसमें से विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, जो वेरिएशन, उसको उठाते हैं और जाके मास्टर एड सेट में स्टैक कर देते हैं। अब ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो मास्टर एड सेट है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ टीम ऑफ सॉकर प्लेयर। आप ये समझो, टीम ऑफ सॉकर। हमारे पास पूरी एक टीम है, मुझे अलग अलग मार्केटिंग एंगल्स और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाने और सेम प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट को उसके थ्रू सेल करने की कोशिश करनी है, ये मैं सोचता हूँ। अब ये करने के लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च में हम जो चीज़ें ढूंढते हैं वो ये हैं, और जो गलतियां लोग करते हैं वो बताता हूँ, कि मार्केट रिसर्च में हम मार्केट की डिज़ायर समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें ट्रिक ये होती है कि मार्केट की जो साइकोलॉजी है ना, जो डिज़ायर के पीछे का इमोशन है कि मैं ये डिज़ायर करता हूँ, मैं ऐसा ये कपड़े लेना चाहता हूँ, ये जूते लेना चाहता हूँ, ये कोर्स खरीदना चाहता हूँ, ये कोचिंग प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहता हूँ, इतने पैसे कमाना चाहता हूँ। इन डिज़ायर्स के पीछे की जो इमोशन है, जो साइकोलॉजी है बोल सकते हो, या साइकोलॉजिकल फोर्स है जो बोल सकते हो, वो चीज़ें ना आप कभी रिसर्च से पता नहीं कर सकते। यस और नो? क्योंकि आप रिसर्च करोगे तो कहाँ करोगे? मैं भी वहीं रिसर्च करता हूँ जहाँ शायद आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ आप लोग करते हो, आप लोग स्मार्ट लोग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल Amazon रिव्यूज, फॉर एग्जाम्पल रेडिट, फॉर एग्जाम्पल कोरा, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल गूगल ट्रेंड्स, आंसर द पब्लिक, ऐसी जगहों पे ही जाते हैं हम भी रिसर्च करने। लेकिन कभी भी आप ऐसी जगहों पे जाके जब रिसर्च करते हो ना, तो उसके पीछे का साइकोलॉजिकल फोर्स आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। इमोशन या रीजन क्या है कि वो डिजायर है मेरी, वो चीज आप रिसर्च से पता नहीं कर सकते, स्पॉट नहीं कर सकते। वो चीज आप कंक्लूड कर सकते हो। कैसे? दैट्स द ट्रिक। जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं ना, तो हम एक डिजायर के आगे एक वर्ड लगा दो, स्पेसिफिक डिजायर। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम स्पेसिफिक डिजायर पकड़ते हैं कि एक मार्केट में 10 तरह की डिजायर्स हैं। मुझे जूते खरीदने हैं, मेरा जूते खरीदने का रीजन ये है कि मुझे कूल जूते चाहिए, स्नीकर चाहिए, बिकॉज मुझे कहीं जाना है पार्टी में पहन के। ये मेरा स्पेसिफिक रीजन है कि मेरे को ये कलर के स्नीकर चाहिए, इसलिए चाहिए। मुझे दूसरे आपको जूते चाहिए बिकॉज आप को जॉगर्स चाहिए, और आप वो जॉगर्स इसलिए ढूंढ रहे हो बिकॉज आप जॉगिंग पे जाते हो और आपके एग्जिस्टिंग जो जूते हैं उसकी सोल बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द होता है। ये आपका स्पेसिफिक डिजायर है। जब आप रिव्यूज डालोगे या जहां से भी आप रिसर्च करके समझोगे मार्केट की पेन पॉइंट्स या चैलेंजेस या रिजल्ट्स जो वो चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक डिजायर्स ही आपको मिलेंगी। बिकॉज पीपल डोंट से आई वॉन्ट टू बाय दीज शूज ताकि मैं कंफर्टेबली जॉग या रन करूं, ताकि मेरे पैरों में दर्द ना हो, जिसकी वजह से मैं सही से मैराथन में पार्ट ले पाऊं, ताकि मैं प्राउड फील कर सकूं ऑफ लिविंग अ लाइफ विद पर्पस, ताकि मैं फिट लाइफ जीऊं और अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनूं। ये रिव्यू में कोई ये नहीं लिखेगा। समझ आई कि ये एग्जाम्पल है, बट रैंडम है, बट समझ आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ। बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा रहा हूँ, और यही सीक्रेट है, मानो या ना मानो दोस्त, यही सीक्रेट है। तो हम जब मार्केट रिसर्च करते हैं हम स्पेसिफिक डिजायर्स को स्पॉट करते हैं, बिकॉज वो ही मिलती हैं रिसर्च से। उस स्पेसिफिक डिजायर के पीछे का फिर उसके बाद हम जो इमोशन है, साइकोलॉजिकल फोर्स है, उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि ये डिजायर जो एक इंसान की है वो क्यों है। और जब हमें ये चीज समझ आती है, फिर उसके अराउंड हम मार्केटिंग एंगल्स, मार्केटिंग मैसेज बनाते हैं।
ये बहुत ही छोटे तरह से मैंने आपको ब्रीफ में एक क्विकली बता दिया प्रोसेस की जो हम करते हैं फॉलो, बट वो इसलिए बताया बिकॉज जब हम मास्टर एड सेट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर विनिंग एड्स टैग करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक एड हमारी या एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द एड्स एक डिफरेंट मैसेज प्रेजेंट करे मार्केट को, सेम प्रोडक्ट के लिए बट डिफरेंट मैसेज प्रेजेंट करे, जिसके थ्रू क्या होता है कि डिफरेंट ऑडियंस डिफरेंट रीजन से एक प्रोडक्ट खरीदते हैं। मेरा रीजन कुछ और हो सकता है ये जैकेट पहनने का, और आपका रीजन कुछ और हो सकता है आप इसलिए पहनना चाहते हो बिकॉज आप एडिटास के फैन हो सकता है मैं इसलिए पहनना चाहता हूँ बिकॉज मुझे ये फिटिंग इसकी अच्छी लगती है। रीजंस अलग हो सकते हैं हमारे बाइंग डिसीजन के पीछे, बट हम ले या खरीद सेम चीज रहे हैं। तो अगर मैं एक ही चीज बोलता रहूंगा कि बाय दिस एट 50% ऑफ या इस तरह की एड्स बनाता रहूंगा तो वो स्केल कर ही नहीं सकती। इसी वजह से लोगों के ओपन टारगेटिंग या ब्रॉड टारगेटिंग में एड अकाउंट स्केल नहीं करते बिकॉज वो बहुत लिमिटेड एड क्रिएटिव्स या लिमिटेड एंगल से एड क्रिएटिव्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट कैप बहुत जल्दी हिट कर जाते हैं। सो ये हमारा एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं, पहले भी ये करते थे, आज भी ये करते हैं। बजट जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो मैं 20% इंक्रीज करता हूँ, मैं डेली करता हूँ। मैंने डबल भी किया बजट, क्या मैं वो रेकमेंड करता हूँ? हर एक के लिए नहीं करता हूँ। एक्सपर्ट मीडिया बायर हो, मेच्योर अकाउंट है तो ही करना, वरना मत करना, वरना 20% इज द सेफ स्पॉट। 20% इंक्रीज करो, आप 20% चाहो तो डेली भी कर सकते हो इस प्रोसेस के साथ, बिकॉज परफॉर्मेंस काफी स्टेबल हो जाती है, क्योंकि रिसर्च करके क्रिएटिव्स बन रहे हैं, मार्केट को अलग अलग एंगल से हिट कर रहे हैं, तो प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई और काफी स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म करता है स्केल पे। तो 20% मैंने बजट इंक्रीज किया आज, फिर मैं कल जाके देखूंगा कि जो मैंने इंक्रीज किया था उससे क्या हुआ। अगर परफॉर्मेंस मेंटेन्ड है या बेहतर हो गई है तो मैं 20% और इंक्रीज कर दूंगा। अगर परफॉर्मेंस बेकार हो गई है तो मैं वेट भी कर सकता हूँ। तो हम कभी कभी 48 to 72 आवर्स वेट करते हैं, ठीक है, तो मैं वेट करूंगा। अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेकार हुई, ओके लेट्स जस्ट वेट, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, वो अपनी एड टेस्टिंग चल रही है, वो सब चल रहा है। फिर मैं वापस आऊंगा 48, एक और 24 घंटे का गैप दूंगा, फिर वापस आऊंगा और देखूंगा कि अब बेटर हुआ, हाँ बेटर हो रहा है। अगर वो बेटर हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मैं 20% और इंक्रीज कर दूंगा। अगर वो थोड़ा सा बेटर हुआ तो शायद मैं वेट करूंगा। तो इस तरह से हम बजट इंक्रीज करते रहते हैं और क्रिएटिव टेस्टिंग करते रहते हैं, चाहे हम बजट इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कभी भी मैंने बजट इंक्रीज किया ऐसा हुआ क्योंकि हम हफ्ते में 2x 3x डेली बजट पे पहुंच जाते हैं अगर सही चलता है सब कुछ तो। और जब वो होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बजट इंक्रीज करते करते एकदम से परफॉर्मेंस डिप हो जाती है, कभी कभी होता है, सबके साथ होता है। तो जब ऐसा होता है तो मैं देखता हूँ क्या मैंने कुछ चेंज किया था, तो मैं देखता हूँ हाँ मैंने बजट इंक्रीज किया था, तो मैं बजट को वापस डिक्रीज करता हूँ, वापस उस बजट पे जाता हूँ जहाँ परफॉर्मेंस स्टेबल थी। फिर देखता हूँ कि कौन से क्रिएटिव्स ने पिछले 7 दिनों में परफॉर्मेंस नहीं दी है अच्छी, फिर उसको ऑप्टिमाइज करता हूँ मास्टर एसेट को पिछले 7 दिन की परफॉर्मेंस देख के, उसको ऑप्टिमाइज करके अगर कोई बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है तो बंद कर देता हूँ और फिर वापस एक नया विनिंग क्रिएटिव ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जब तक एक नया विनिंग क्रिएटिव नहीं मिलता हम स्केल नहीं करते। फिर हमें विनिंग क्रिएटिव मिलता है, फिर हम उसको स्टैक करते हैं और फिर ही हम बजट इंक्रीज करते हैं। सो क्रिएटिव फर्स्ट, बजट लेटर, ये माइंडसेट से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये है हमारा प्रोसेस, हम यही फॉलो करते हैं, इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है। और सारे बड़े ब्रांड्स गाइस यही फॉलो करते हैं। किसी भी बड़ी एजेंसी के पास चले जाओ आप इंटरनेशनली, वो यही करता है ऑनेस्टली, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। अब बात यह आ जाती है कि किसका स्किल ज़्यादा अच्छा है, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, किसके पास ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का। बस जिसके पास है वो ज़्यादा सक्सेसफुल बनता जाएगा। बस यही शेयर करना था। एक और चीज़ थी, पता नहीं क्या थी मेरे दिमाग में, मैं भूल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, भूल गया, कुछ तो थी बट एनीवे, चलो बताना इस वीडियो से क्या सीखे। तो सिंपल रखो प्रोसेस को, कॉम्प्लिकेट मत करो, रीजंस मैंने आपको बता दिए, और मार्केटिंग एंगल्स बनाते रहो, इंक्रीज करते रहो बजट और आगे चलते रहो। बस यही है सीक्रेट, और कुछ नहीं है। बताना कैसा लगा वीडियो, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना कमेंट में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, may the God of ROAS be with you. Bye.